नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राजनीति की। पश्चिम बंगाल के राजनीति पल पल बदलती हुई दिख रही है। मित्रों, ममता बनर्जी का जो गढ़ रहा है, ममता बनर्जी का जो सबसे मजबूत किला रहा है, उस किला की उन किलों में दरार भी पड़ती जा रही है और ममता बनर्जी का विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस दरार और विरोध की राजनीति जो ममता बनर्जी के साथ हो रही है, जिस प्रकार का खेला हो रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो पल पल जो बदलती हुई राजनीतिक स्थिति है ममता बनर्जी की, उसके कारण पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आपको दिखेगा। और इस नया मोड़ की झलक अभी कुछ दिन पहले जो मूड ऑफ द नेशन आज तक ने दिखाया था मित्रों, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी उसकी झलक स्पष्ट रूप से दिख रही थी। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें गौर से हम देखें तो असम एक ऐसा राज्य है जहां 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार के मुकाबले में अभी भी आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एज बढ़त मिलता हुआ असम में दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहां जो मुसलमान मतदाता हैं, जिनको 100% होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं है, बल्कि बदरुद्दीन अजमल एक अच्छा खासा हिस्सा मुसलमानों के वोट का काटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, असम चला गया, वहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। अब उसके बाद दक्षिण भारत के 3 राज्य है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति है, उसमें डीएमके और एआईएडीएमके मुख्य राजनीतिक दल हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है और जूनियर पार्टनर के रूप में है। लेकिन केरल की राजनीति लगभग कह सकते हैं आपकी थोड़ी बहुत पश्चिम बंगाल से मिलती हुई दिख रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे मजबूत होती गई पश्चिम बंगाल में, वैसे वैसे सीपीएम समाप्त होती गई। वही चीजें केरल में होती हुई दिख रही है। बीजेपी की बढ़त मतलब सीपीएम की खत्म, मतलब सीपीएम की ताकत पर ही भारतीय जनता पार्टी केरल में बढ़ती हुई दिख रही है। सीपीएम के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी में के तरफ लगातार आने का तांता लगा हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मैंने कहा कि ममता बनर्जी का अभेद्य दुर्ग बना हुआ किला, उन किलों में कैसी दरार पड़ी है, तो मित्रों समझिए ममता बनर्जी के किले हैं क्या। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2 प्रकार के किले हैं ममता बनर्जी का। एक वो इलाका जहां मुसलमान वोटर्स सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, वो इलाका जहां मुसलमानों के बल पर ममता बनर्जी सीटें जीता करती है। मुर्शिदाबाद जैसा इलाका, उत्तर 24 परगना जैसा इलाका, दक्षिण 24 परगना जैसा इलाका, ये वो इलाके हैं मित्रों जहां ममता बनर्जी की पार्टी को एक तरफा वोट मिला करता है और मुसलमान बड़ी संख्या में वहां पर हैं और मुसलमानों का वोट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्या हुआ है इसमें? मुसलमानों के वोटर्स में इस बार ममता बनर्जी के लिए वो लार, वो प्यार, वो दुलार, वो समर्पण नहीं है मित्रों। क्या हो रहा है वहां सबसे पहले आप देखिए कि पिछली बार भी आपको याद होगा कि आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी जो वर्तमान में विधायक हैं, वही दक्षिण 24 परगना से ही है। एकमात्र सीट जो कांग्रेस पार्टी सीपीएम के गठबंधन को मिली थी आईएसएफ के साथ गठबंधन कर, उसमें एक ही उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे, नौशाद सिद्दीकी, दक्षिण 24 परगना से। मुर्शिदाबाद का इलाका मित्रों, मुर्शिदाबाद का इलाका जिसमें 22 विधानसभा सीटें हैं और उन 22 विधानसभा सीटों में 20 विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, बीजेपी के मात्र 2। और ये सब क्यों हुआ? मुर्शिदाबाद में ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि मुर्शिदाबाद की 65 से 70% आबादी मुसलमानों की है और इसीलिए वहां पिछले चुनाव में आप देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन जैसा चेहरा, अधीर रंजन चौधरी जैसा चेहरा चुनाव हार जाता है और यहां मुसलमान वोट के लिए इस बार दरार पड़ी हुई है। कांग्रेस भी ताल ठोक कर खड़ी है। कांग्रेस में जब से
एबी गनी खान चौधरी की भतीजी शामिल हुई है, राज्यसभा की सांसद थी मौसम नूर, कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। अब ईसा खान चौधरी पहले ही से कांग्रेस की सांसद है, कांग्रेस को लोकसभा में एक ही सीट मिली थी, वो सीट मिली थी मालदा उत्तर की। तो अब ये दो जो परिजन हैं ये मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके में। वही दूसरी तरफ ये जितनी मुस्लिमवादी पार्टियां हैं, अभी जनता उन्नयन पार्टी बनी हुमायूं कबीर की, ममता बनर्जी को छोड़कर गए हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, उनका तालमेल होने की बात चल रही है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही नहीं बल्कि सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम, मित्रों पश्चिम बंगाल में अब सीपीएम भी आप कह सकते हैं 3% 4% की पार्टी रह गई है और उसके नेता है मोहम्मद सलीम। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में अब आप हुमायूं कबीर की पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर पार्टी, नौशाद सिद्दीकी की पार्टी, ठीक है, वेलफेयर पार्टी, एसडीपीआई और सीपीएम में कोई अंतर मत देखिएगा, इसलिए कि सीपीएम में भी मोहम्मद सलीम उसको लीड कर रहे हैं और हुमायूं कबीर और आईएसएफ के नेताओं से लगातार इनकी मुलाकातें हो रही चल रही है गठबंधन के लिए। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि सीपीएम, आईएसएफ, जनता उन्नयन पार्टी, हुमायूं कबीर, और हुमायूं कबीर चल चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करने के लिए। फोन पर तो लगातार बातचीत होती ही रहती है, गठबंधन पक्का है। तो अब एक तो सबसे बड़ा खतरा है कि जो मुसलमान वोट बैंक पिछले विधानसभा चुनाव में 88% वोट मुसलमानों ने दिया था ममता बनर्जी की पार्टी को। 88% न कांग्रेस बांट पाई वोट, न सीपीएम बांट पाई वोट, कोई वोट नहीं बटा मुसलमानों का। 88% वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिला था। उससे ज्यादा केवल और केवल उत्तर प्रदेश में मिला था अखिलेश यादव को, 92% वोट मुसलमानों का। इस बार मुसलमानों को वो वहां नारा चल रहा है कि हमारा नेता अपना नेता होना चाहिए, मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान के वोट से ममता बनर्जी क्यों मुख्यमंत्री बनेंगी। तो ये चीजें, जो नारा बिहार में चला, जो नारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में चला, वो नारा इस बार चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे बड़ा जो दरार है सबसे ममता बनर्जी के किले में, वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए है। दूसरा दरार कहां है ममता बनर्जी का? शहरी विधानसभा सीटें। शहरी विधानसभा सीटें अगर देश भर में, मित्रों अगर मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है शहरी क्षेत्र के मतदाता। शहरों में या अर्ध शहरी इलाका जितना भी विधानसभा सीट होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले आगे रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उल्टा है। पश्चिम बंगाल में उल्टा है कि पश्चिम बंगाल का जो शहरी क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बीजेपी के उतना ही खिलाफ है और ममता बनर्जी के पक्ष में है। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो जो बात मैंने बताया मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में कि मुसलमान फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, एम फैक्टर, ममता फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर। वैसे मोदी का भी फैक्टर एम से ही होता है। खैर, तो अधिकतर शहरी इलाकों में देखेंगे कि जो पढ़े लिखे क्लास होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, व्यवसायी वर्ग होते हैं, ये क्या होता है कि अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी मध्य वर्ग होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उल्टा है। पश्चिम बंगाल में क्या है कि जो शहरी मध्य वर्ग है शहरों में, उसमें दो तरह के मतदाता हैं जो ममता बनर्जी की ताकत है। एक तो जैसे वैश्य वर्ग, मैं अधिकतर बता रहा हूं, वैश्य वर्ग, प्रवासी मतलब माइग्रेटेड कर्मचारी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, जैसे सेंट्रल रेलवे वगैरह में जो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो गैर बंगला भाषी हैं, वहां जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हुगली, हावड़ा, बर्धमान जैसे जगहों पर रहा करता है, आसनसोल, मतलब जो शहरी विधानसभा सीटें हैं, उन जगहों पर जो प्रवासी गैर बंगाली केंद्र सरकार के कर्मचारी, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी जो पश्चिम बंगाल में होते हैं, मित्रों, उनको टीएमसी के कार्यकर्ता
वोट डालने ही नहीं देते। सबसे पहला बात समझिए आप कि उनको टीएमसी के वर्कर मतदान करने ही नहीं देते। पहला, टीएमसी का आपको अंदाज मैं बताऊं कि हावड़ा में, कोलकाता में 11 सीटें हैं मित्रों। आप अनुमान लगाइए, राजधानी है कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में अपनी राजनीति की शुरुआत करती है ना, जीरो से, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शहरी राजधानी की सीट जीतती है। याद कीजिए 1990 से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में मजबूत होना शुरू हुई। 95 से अब तक बीजेपी की लगातार सरकार है। पहला चुनाव बीजेपी ने जीता था अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मित्रों, 1987 में। अभी केरल में बीजेपी जब लगातार बढ़ती हुई दिख रही है तो सबसे बड़ा बढ़ने का जो बूस्टर डोज मिला है ना, वो मिला है तिरुवनंतपुरम से। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की राजनीति में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की, इतिहास गवाह है। लेकिन कोलकाता के 11 विधानसभा सीट के 11 टीएमसी भाजपा खाता भी नहीं खोली, तब जब बीजेपी के 77 विधायक पूरे पश्चिम बंगाल से जीत कर आए। केवल कोलकाता ही नहीं मित्रों, हावड़ा के 16 विधानसभा सीट, 16 का 16 टीएमसी, बीजेपी 0। हावड़ा का 11, सॉरी कोलकाता का 11, हावड़ा का 16, 0। हुगली में 18 विधानसभा सीटें हैं मित्रों, बीजेपी को मिला मात्र 4। 18 में बीजेपी को मिला 4, टीएमसी को मिला 14। आप अनुमान लगा सकते हैं उसका कारण। पहला कारण कि जो माइग्रेटेड, जो बाहर से आए हुए, जो गैर बंगला भाषी मतदाता हैं पश्चिम बंगाल में, उनको टीएमसी के लोग वोट डालने नहीं देते। और इन्हीं इलाकों में मैं बताऊं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी ही एमपी है, एक बिहारी एमपी है जिसको टिकट दिया ममता बनर्जी ने। बर्धमान से कीर्ति आजाद। उसके बावजूद वहां रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बंगाल में रह रहे हैं, उन लोगों को वोट देने की आजादी नहीं है। वहां वोट नहीं डालने देते टीएमसी के कार्यकर्ता। कई प्रकार है, कई तरीके हैं वहां, कई तरीके अपनाते हैं वहां। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि इन इलाकों में, चाहे वो कोलकाता हो, हुगली हो, हावड़ा हो, आसनसोल हो, बर्धमान हो, ये सब इलाके ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि कोलकाता में भद्र लोग, पश्चिम बंगाल के सवर्ण जाति के लोग सबसे बड़ी संख्या में हैं। और इनका ट्रेड यूनियन पर नियंत्रण है, कला संगठनों पर नियंत्रण है, साहित्यिक संस्थाओं पर नियंत्रण है। तो जो एक परसेप्शन, एक माहौल बनाते हैं ना, वो बनाते क्या है कि हिंदुओं की बात करने वाला कंजर्वेटिव है, हिंदुओं की बात करने वाला, हिंदू हित की बात करने वाला कंजर्वेटिव है। सेकुलर बनना मतलब मुसलमान हित की बात करना, बड़ा दिल दिखाना, मतलब ये सब बातें प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। मतलब हिंदुत्व को ये लोग हिंदू को हे दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से। और चूंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता में इन भद्र लोगों का प्रभाव रहा है। चाहे वो सिद्धार्थ शंकर रहे हो, चाहे वो ज्योति बसु रहे हो, चाहे वो बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे हो, चाहे वो विधान चंद्र राय रहे हो, चाहे वो ममता बनर्जी रहे हो, ये सब के सब ब्राह्मण और कास्ट जाति से आते हैं। तो चाहे वामपंथ हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, कोई भी ममता बनर्जी का पूरा समर्थन ये भद्र लोग करते हैं। और हिंदुत्व को, हिंदू की राजनीति को हे दृष्टि से नीचा देखते हैं कि अरे यार ये सब माइंडलेस हैं। मतलब इस प्रकार की बातें, मतलब उदारता दिखाइए आप बंगला भाषी बांग्लादेशियों के लिए तो आप बहुत महान हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के लोगों के प्रति इनके मन में कोई भी जो है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आवेश नहीं है। चांडाल कहा जाता था इनको, मतलब नाम शूद्र कहा जाता था इनको। और वही वो परिस्थितियां थी जिस परिस्थिति से, मैं ये नहीं कहता कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने
पाप किया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल, कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे, ये हाल हुआ जोगेंद्रनाथ मंडल का। ऐसी ही परिस्थितियों के कारण जोगेंद्रनाथ मंडल ने दलित समाज की दोस्ती कराई थी मुसलमानों के साथ बंगाल में। और जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग में थे, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल को क्या हुआ, वहां जाने के बाद तो उनकी स्थिति और बुरी हो गई। यहां तो केवल अपमान था, वहां तो जान भी नहीं था। खैर, उसके बाद से परिस्थितियां बदल रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक अगर पश्चिम बंगाल में कोई है तो वो है पश्चिम बंगाल के दलित, पश्चिम बंगाल के मतुआ, पश्चिम बंगाल में राजवंशी, पश्चिम बंगाल का पिछड़ा समाज, कुर्मी जाति के लोग, ये बीजेपी के सबसे बड़े मजबूत पिलर्स हैं। बीजेपी के पक्ष में आदिवासी, ये बीजेपी को चाहते हैं। लेकिन भद्रलोक में अब तक बीजेपी पैठ नहीं बना पाई थी। लेकिन इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के इन बुद्धिजीवियों को भी इस बात का एहसास है कि ममता बनर्जी अब साधारण सा कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिलाओं को पैसा तो ममता बनर्जी दे सकती है, लेकिन महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती। एक जमाने में कोलकाता हिंदुस्तान का महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था। आज कोलकाता में मेडिकल की छात्राओं के साथ, पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के साथ जिस प्रकार के व्यवहार की खबरें निकल कर आ रही है, वो पश्चिम बंगाल को कलंकित करने वाली है। और इन सब चीजों का प्रभाव धीरे धीरे इन भद्र लोगों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही प्रभाव मित्रों, ये भद्रलोक ममता बनर्जी के साथ तो 2006 के बाद आए ना, 6 से पहले ऐसे ही 34 वर्षों तक इनका समर्थन मिलता रहा था सीपीएम को, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य को। ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री बनी तब जब ये भद्रलोक ममता बनर्जी के साथ आए 2011 के चुनाव में। और इस बार इन शहरी क्षेत्र को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी व्यूह रचना की है जिस रचना में ममता बनर्जी फंसती हुई दिख रही हैं। भद्रलोक के अंदर भी इस बात का भय है कि अब पश्चिम बंगाल का होगा क्या। जिस प्रकार की परिस्थितियां बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, इस बात का असर पश्चिम बंगाल के भद्रलोक पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के घटनाओं का प्रभाव अब पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जो शहरी क्षेत्र और ये जो मैंने बताया आपको मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका, इन दोनों इलाकों में इस चुनाव में दरार पड़ता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी का लगातार विरोध भी बढ़ता जा रहा है। अब इस दरार को कितना पाट पाती है ममता बनर्जी, विरोध को कितना दबा पाती है ममता बनर्जी, उसी पर निर्भर करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।